जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम में दोस्तों सबसे ज़्यादा कोई स्टडी मटेरियल है तो वह होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ऐसा तो नहीं है ना कि सारे क्वेश्चन जितना हम प्रीवियस ईयर में सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन 100% कहीं तो रिपीट हो कहीं नहीं होता, तो यहाँ पे भी नहीं होता है। या प्रीवियस ईयर हम सब इसलिए सॉल्व करते हैं कि ताकि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाएँ। अब कहने का तात्पर्य है कि जो सीटेट का एग्जाम होता है वह लैंग्वेज के बेस पर होता है। जिस बच्चे की तर्क शक्ति जितना ज़्यादा होती है वो बच्चा सीटेट में उतना अच्छा स्कोर ला देता है। सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन आपने पढ़ा, 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में आपको लगेगा ये तो चारों सही हो सकते हैं, लेकिन आपको वहीं पे समझना होगा चारों ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन हो उसी को आपको टिक करना है। इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने में के लिए। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करें वह पेपर आपका 20 जनवरी 2023 में जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था उसी दिन ये पेपर पूछा गया था। इसमें सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन थे उसके हम सब कवर कर चुके हैं। एसएसटी के जो आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम सब सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सब हिंदी के 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे कि हिंदी को हल्के में ले लेते हैं, चलिए हम लास्ट में हिंदी को सॉल्व करेंगे, हिंदी तो बहुत ईजी विषय है। लेकिन दोस्तों अगर आपने हिंदी को तैयार कर लिया, हिंदी से आपके 60 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 30 क्वेश्चन संस्कृत को। अब 30 क्वेश्चन जो आपके संस्कृत के तैयार होते हैं वह कैसे होते हैं उसको आपको हम बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों जो पैडागॉजी होता है वह संस्कृत और हिंदी का सेम ही होता है। यह बस हिंदी में लिखा रहता है हिंदी का, और संस्कृत का संस्कृत में लिखा रहता है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं होता। बाकी गद्यांश पद्यांश इसमें भी रहते हैं, गद्यांश पद्यांश उसमें भी रहते हैं। इसलिए आप पैडागॉजी हिंदी का तैयार कर लेंगे तो आपका संस्कृत का भी तैयार हो जाएगा। आप संस्कृत में सिर्फ इतना पढ़िए कि संस्कृत को पढ़ते कैसे हैं। अगर आपने बस इतना समझ लिया कि कोई शब्द, जैसे संस्कृत में कोई शब्द लिखा गया है इसको हम कैसे पढ़ेंगे, आपने इतना बस समझ लिया और हिंदी को तैयार कर लिया तो 30 क्वेश्चन हिंदी के, 30 क्वेश्चन आपके संस्कृत के तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके सीटेट एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। और यह प्लेलिस्ट आप ज़रूर एक्सेस कर लीजिए, सेव कर लीजिए, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में आपको पेपर 1 के लिए 50+ वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। पेपर 2 के लिए दोस्तों डेली वीडियो अपलोड किया जा रहा है। इसमें हम सब एसएसटी को, साइंस को, मैथ को, सभी क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। हिंदी में टोटल आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं गद्यांश पद्यांश से और 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पैडागॉजी शिक्षण शास्त्र से। इसमें जो गद्यांश पद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले आपको गद्यांश दिया रहेगा, उसी को पढ़ना होगा और उसी से दोस्तों क्वेश्चन बने होते हैं जिसको आपको सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम सब गद्यांश को पढ़ते हैं। अगर युवा आबादी अधिक हो तो उससे आर्थिक विकास दर को तेज करने में मदद मिलती है। भारत में बुजुर्गों के मुकाबले काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक है। इसे दोस्तों डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसंख्यिकी लाभांक कहते हैं। चीन और दक्षिण कोरिया जैसे पूर्वी एशियाई देशों की तरक्की का आधार इसी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसी को माना जाता है, लेकिन काम करने लायक आबादी का बड़ा हिस्सा बेरोजगार हो तो इसका मतलब है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है। भारत के साथ यही हो रहा है, इसीलिए हमें युवाओं के लिए रोजगार के अधिक मौके बनाने होंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बदौलत ही 1990 और 2000 के दशक में चीन की डीजीपी ग्रोथ, आगे बढ़ते हैं, लगातार 10% के आसपास रहा। अब चीन में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, लेकिन भारत के पास लंबे समय तक यह मौका बना रहने वाला है। 2021 में भारत की करीब 64% आबादी कामकाज के लायक थी। अगले 10 साल में यह बढ़कर लगभग 65% हो जाएगी। भारत अभी युवा देश है। अगर हम 15 से 29 साल की उम्र वाले को नौजवान माने तो भारत की औसत उम्र 28 साल के करीब है। यह 2026 तक बढ़कर 30 और 2036 तक बढ़कर दोस्तों 35 साल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 35 साल हो जाएगी। वैसे भारत में भी
टोटल फर्टिलिटी रेट यानी एक महिला के बच्चों के औसत संख्या 21 के रिप्लेसमेंट रेट से नीचे है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर 10 में जो असंतुलन है वह एक चुनौती है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां टोटल फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। इस असंतुलन को दूर करना होगा। यह काम महिलाओं की शिक्षा में सुधार लाकर उन्हें सशक्त कर किया जा सकता है। ये तो हो गया दोस्तों आपका गद्यांश। अब जो गद्यांश से क्वेश्चन बने, सबसे पहले हम सब क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन बनाया है, कह रहे किसी भी देश के युवा आबादी से तात्पर्य है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, सेकंड ऑप्शन है काम करने योग्य व्यक्तियों की संख्या, थर्ड ऑप्शन है काम न करने योग्य व्यक्तियों की संख्या, लास्ट ऑप्शन है बच्चों की संख्या। किसी भी देश में युवा आबादी से क्या तात्पर्य है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, काम करने योग्य व्यक्तियों की संख्या। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके बने हैं सभी क्वेश्चन दोस्तों इसी गद्यांश से बने हुए हैं। किसी भी देश में युवा जनसंख्या अधिक है तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्थिक उन्नति धीमी गति से होती है, सेकंड ऑप्शन है आर्थिक उन्नति की गति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, थर्ड ऑप्शन है आर्थिक उन्नति तेज गति से होती है, या फिर लास्ट ऑप्शन है आर्थिक उन्नति की गति सामान्य रहती है। जैसे कि हम बताया गया, जिस देश में युवाओं की संख्या अधिक होगी दोस्तों वहाँ पे आर्थिक उन्नति तेज गति से होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अभी युवा देश से का अर्थ है दोस्तों, क्या अर्थ है? ऑप्शन फर्स्ट है भारत अभी नया है, सेकंड ऑप्शन है भारत को स्वतंत्र हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, थर्ड ऑप्शन है भारत में नौजवानों की संख्या अधिक है, या फिर लास्ट ऑप्शन है भारत प्राचीन देश है दोस्तों। अब इसमें युवा देश की बात कर रहे हैं, भारत अभी युवा देश है, इसका मतलब यही होता है दोस्तों भारत में नौजवानों की संख्या अधिक है, इसीलिए दोस्तों भारत को युवा का देश कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार किस सन में भारत की लगभग 64% जनसंख्या काम करने लायक थी? ऑप्शन है दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1921 में, 2011 में, 2021 में, या फिर 2022 में। इसमें दोस्तों जैसे कि आप ऊपर बताया गया था जो गद्यांश उसमें दिया गया है कि जो 2021 है दोस्तों यह आपका राइट आंसर होगा। भारत की लगभग 64% जनसंख्या काम करने लायक थी, कब दोस्तों? 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाने के लिए भारत को करना होगा दोस्तों, क्या करना होगा? जनसंख्या नियंत्रण करना होगा, सेकंड ऑप्शन है रोजगार के अधिक अवसर जुटाना होगा, थर्ड ऑप्शन है व्यापार में वृद्धि करना होगा, लास्ट ऑप्शन निर्यात में वृद्धि करना होगा। दोस्तों इसका लाभांश उठाने के लिए क्या करना होगा? रोजगार के अलग अलग अवसर खोजना पड़ेगा, रोजगार के अधिक अवसर जुटाना होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बुजुर्गों के मुकाबले काम करने लायक लोगों की संख्या अधिक है से आशय क्या है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है वृद्धों की तुलना में बच्चों की संख्या अधिक है, वृद्धों की तुलना में नौजवानों की संख्या अधिक है, थर्ड ऑप्शन है नौजवानों की तुलना में वृद्धों की संख्या अधिक है, या फिर लास्ट ऑप्शन है वृद्धों और नौजवानों की संख्या समान है। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, वृद्धों की तुलना में नौजवानों की संख्या अधिक है। यहाँ पे बच्चों की बात नहीं कर रहा है, बच्चे नहीं दोस्तों, जो नौजवान हैं वह वृद्धों की तुलना में भारत में नौजवान ज़्यादा हैं। तो ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, वृद्धों की तुलना में नौजवानों की संख्या अधिक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार महिलाओं को शिक्षित करने से फर्स्ट ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि दर में संतुलन किया जा सकता है, सेकंड है जनसंख्या वृद्धि दर में सीमित किया जा सकता है, थर्ड ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि दर पर रोक लगाई जा सकती है, लास्ट ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महिलाओं को शिक्षित करने से क्या होगा दोस्तों? यह जनसंख्या दर में संतुलन किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, जनसंख्या वृद्धि दर में संतुलन किया जा सकता है जब महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा, महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय में मूल शब्द व प्रत्यय है दोस्तों, क्षेत्रीय में मूल शब्द और प्रत्यय है, क्या है उसको आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 6+3, सेकंड ऑप्शन है क्षेत्रीय प्लस ये, थर्ड ऑप्शन है क्षेत्र प्लस ई, या फिर लास्ट ऑप्शन है क्षेत्र प्लस ई। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा,
जो क्षेत्रीय में मूल शब्द है दोस्तों क्षेत्र, और जो प्रत्यय है ई प्रत्यय है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, भारतीय दोस्तों। अब इसमें समूह से भिन्न की बात करें, अब समूह में देखिए दोस्तों, यह भिन्नता किसी भी प्रकार से हो सकती है। जैसे अब यहाँ पे जो बात करें चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, भारतीय, यह दोस्तों तीनों क्या हैं? तीनों एक देश के नाम है, लेकिन क्या भारतीय कोई देश का नाम है? भारतीय देश का नहीं है। भारत में जो रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उन्हें हम भारतीय कहते हैं, तो ये इसलिए यह भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब यहाँ से दोस्तों जो 10 से लेकर 15 तक क्वेश्चन है वह आपके काव्यांश क्वेश्चन है, ये कविता दिया गया है, उसी से क्वेश्चन बने हुए हैं 10 से लेकर 15 तक, कहने के तात्पर्य तो टोटल 5 क्वेश्चन, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपका काव्यांश शुरू होता है, कह रहे हैं यह है ना, सत्य का त्याग, दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु से, मृत्यु के पहले ही मरना है, किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। आगे है, ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना, मुंह दिखाना, दे वस्तु पर आत्मघात करना है, देते तर इसलिए कि रेशों में ना कीट समाये, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फैलाएं। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। कविता का मुख्य स्वर क्या है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक का महत्व, सेकंड ऑप्शन है ऋतुओं का महत्व, थर्ड ऑप्शन है दान का महत्व, या फिर लास्ट ऑप्शन है मृत्यु का महत्व। तो दोस्तों कविता का जो मुख्य स्वर है वह क्या है? वह दान का महत्व के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दान के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? किसके संबंध में? दान के संबंध में। फर्स्ट ऑप्शन है दान देने वाला महान होता है, सेकंड ऑप्शन है दान स्वायत्त का त्याग है, थर्ड ऑप्शन है दान अपनी चीज़ों का त्याग नहीं है, ये फिर लास्ट ऑप्शन है वृक्ष भी फलों का दान करते हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा दान अपनी चीज़ों का त्याग नहीं है दोस्तों। दान देना क्या होता है? वो अपनी चीज़ों का त्याग नहीं है, उस कविता में यही कहा गया है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कविता के आधार पर बताइए पेड़ अपने फल देकर, फर्स्ट ऑप्शन है दूसरों पर कृपा करते हैं, दूसरों पर कृपा नहीं करते हैं, ऋतुओं का स्वागत करते हैं, फिर लास्ट ऑप्शन है लोगों को भोजन देते हैं दोस्तों। अब इसमें जो कविता दिया गया है उसके ही आधार पे आपको बताना है, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, दूसरों पर कृपा नहीं करते हैं। कविता के आधार पर बताइए पेड़ अपने जो फल देते हैं दोस्तों दूसरों पर कृपा नहीं करते हैं, तो यह कविता में यही बताया गया है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों से फलों का उतरना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पेड़ों की डालियां बढ़ती जाती हैं, सेकंड ऑप्शन है फल सड़ने से बच जाता है, थर्ड ऑप्शन है फल बेचकर धन कमाया जाता है, लास्ट ऑप्शन है पेड़ों की डालों की हानि नहीं होती दोस्तों। उतरना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोस्तों पेड़ों की डालों को हानि नहीं होती। इससे दोस्तों क्या उनके डालों को हानि होती है? नहीं होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है दोस्तों? जो भिन्न है उसको आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है नए नए फल, नए पुराने कपड़े, सुंदर सुंदर फल, धीरे धीरे हंसना। इसमें युग्म समूह से भिन्न कौन है? तो यही हो जाएगा ना नए पुराने कपड़े। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताया है वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब वृक्ष का पर्यायवाची जो नहीं है उसको आपको बताना है, क्योंकि जो नहीं होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पादप है, बिटफ है, द्रुम है, या फिर आगम है। जो नहीं है तो वह डी है दोस्तों, आगम जो है वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। यहाँ से 16 से लेके 30 तक जो आपके क्वेश्चन होंगे पेडागोजी से ही होंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में बहुभाषावाद क्या है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिभाषा सूत्र, सेकंड ऑप्शन है शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग, सी ऑप्शन है विद्यालय शिक्षा में भाषा नीति, थर्ड ऑप्शन है
सभी शिक्षार्थियों द्वारा अनेक भाषाओं का अधिगम। शिक्षा में बहुभाषावाद क्या है दोस्तों? वह यही है दोस्तों, शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना ही दोस्तों बहुभाषावाद कहलाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण के शिक्षण अधिगम के अधोमुखी प्रक्रिया उपागम के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ को डिकोड कर पाने की भाषिक विशेषताओं से कहीं आगे जाने की प्रक्रिया। सेकंड है ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक रेखीय तरीका व पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल दोनों ही शामिल हो। थर्ड है संदर्भ और संकेत की पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए मौलिक अर्थ सृजित करने की प्रक्रिया। लास्ट ऑप्शन है उन ध्वनियों को डिकोड करने की प्रक्रिया जो किसी के द्वारा सबसे छोटे अर्थपूर्ण इकाई ध्वनिग्राम से जटिल विषय वस्तु के माध्यम से सुनी जाती है। तो ऑप्शन इसमें डी ही सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कक्षा 3 की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को भोजन और भोजन करने से संबंधित शब्दों को चार के समूह में ढूंढने का कार्य देती है और उसके बाद इन शब्दों को चार्ट पेपर पर लिखकर दीवार पर प्रदर्शित करने के लिए कहती है। इस युक्ति को किस रूप में जाना जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है विषयक उपागम। सेकंड है दोस्तों शब्द जाल। थर्ड ऑप्शन है क्रम में रखने का कार्य। लास्ट है दोस्तों शब्द समूह उपागम। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा विषयक उपागम कहलाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभिकथन ए भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा है। अब जिसमें जो तर्क दिया गया है, कह रहे भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। या फिर लास्ट ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर आपका सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा की बुनियादी चरण के अंतर्गत क्या आएगा दोस्तों? फर्स्ट है प्रथम 5 वर्ष के विद्यालय शिक्षा। सेकंड है प्रथम 3 वर्ष की विद्यालय शिक्षा। थर्ड है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक या फिर कक्षा 1 से कक्षा 2 तक। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा प्रथम 5 वर्ष की विद्यालय शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा बुनियाद चरण के अंतर्गत आएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कक्षा 3 की एक विद्यार्थी एक छोटा सा अनुच्छेद पढ़ते समय शब्दों में ध्वनियों के समानता के आधार पर अक्षर को रेखांकित करती है। इस कौशल को क्या कहा जाएगा? फर्स्ट है ध्वनि विज्ञान। सेकंड है दोस्तों समग्र शब्द। थर्ड है टॉप डाउन। या फिर लास्ट है वर्तनी से अर्थ उपागम। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? ध्वनि विज्ञान कहेंगे। इसमें पढ़ने की बात करें, पढ़ते समय शब्दों में ध्वनियों के समानता के आधार पर अक्षरों को रेखांकित कर रही है, तो यह क्या कहलाता है? यह ध्वनि विज्ञान कहलाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 का एक विद्यार्थी अपने कक्षा में अध्यापिका को उत्तर देते समय हिंदी में बोलता है और बीच बीच में अंग्रेजी के वाक्य भी बोलता है। इसे किस रूप में जाना जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है कोड स्विचिंग। सेकंड है कोड मिश्रण। थर्ड है दोस्तों कोड अंतरण। या फिर लास्ट है कोड बदलना। तो यार दोस्तों कोड स्विचिंग कहलाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के प्रतिफलों का उद्देश्य क्या है दोस्तों? सीखने का प्रतिफलों का उद्देश्य क्या है उसको आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है उद्देश्य के लिए भाषा के प्रयोग को सीखना। सेकंड है सर्वप्रथम भाषा के नियम सीखना। थर्ड है कंठस्थीकरण के माध्यम से भाषा सीखना। लास्ट ऑप्शन है लेखन के लिए भाषा एक उपकरण के रूप में सीखना। सीखने के प्रतिफलों का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए सही होगा। उद्देश्यों के लिए भाषा के प्रयोग को सीखना ही कहलाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? किसकी बात करें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। ऑप्शन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है
मातृभाषा आधुनिक भारतीय भाषाओं, शास्त्रीय भाषाओं, विदेशी भाषाओं की। सेकंड है मातृभाषा अथवा घर की भाषा आधुनिक भारतीय भाषाओं, संस्कृति, शास्त्रीय भाषाएं, विदेशी भाषाओं की। थर्ड है मातृभाषा अथवा घर की भाषा आधुनिक भारतीय भाषाओं की, संस्कृति, विदेशी भाषाओं की। थर्ड है लास्ट है दोस्तों मातृभाषा अंग्रेजी आधुनिक भारतीय भाषाओं, संस्कृति, शास्त्रीय भाषाओं की। करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, मातृभाषाओं अथवा घर की भाषा आधुनिक भारतीय भाषाओं, संस्कृत, शास्त्रीय भाषाओं, विदेशी भाषाओं की। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संरचनात्मक आकलन से क्या आशय दोस्तों? संरचनात्मक आकलन से क्या ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है बहुविधि विधियों के माध्यम से सतत आकलन। सेकंड है दोस्तों पोर्टफोलियो आकलन। थर्ड है अगली कक्षा में उन्नत करने के लिए सत्र अंतर, वर्ष के अंत में लिखित परीक्षा। लास्ट है बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से एक समय में परीक्षा। तो करेक्ट आंसर इसमें ये हो जाएगा बहुविधि विधियों के माध्यम से सतत आकलन ही क्या कहलाता है? संरचनात्मक आकलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कुल भौतिक प्रतिक्रिया टीपीआर निम्न किन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है दोस्तों? किसकी बात करें? भौतिक प्रतिक्रिया टीपीआर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिया करके सीखने वाले। सेकंड ऑप्शन है श्रवण द्वारा सीखने वाले। थर्ड ऑप्शन है पठन द्वारा सीखने वाले। लास्ट ऑप्शन है चित्र देखकर सीखने वाले। तो राइट आंसर क्रिया करके सीखने वाले, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कक्षा एक की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि उनका जो भी मन कर रहा है वह दीवार पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाएं, चित्रकारी करें या लिखें। वह यहाँ किस बात के लिए प्रोत्साहन दे रही है? फर्स्ट ऑप्शन है आरंभिक साक्षरता के विकास के लिए। सेकंड है मज़े और हास्य के लिए। थर्ड है लेखन कौशल विकास के लिए। फिर लास्ट ऑप्शन है वर्णमाला के अक्षरों के लेखन की शुरुआत के। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा आरंभिक साक्षरता के विकास के लिए किया जा रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को सम्मिलित करना है? फर्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत। सेकंड है भाषा संगम। थर्ड है दोस्तों बहुभाषिक शिक्षा। फिर लास्ट ऑप्शन है भाषा भारत। करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा भाषा संगम। अगला क्वेश्चन है कक्षा 5 की अध्यापिका विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती हैं और 6 वाक्यों को एक अनुच्छेद पढ़ती है। शिक्षार्थियों को 2 बार इस अनुच्छेद को सुनना है और अनुच्छेद का अपनी तरह से मिलाकर पुनर्लेखन करना है। जैसा सुना बिल्कुल वैसा नहीं बल्कि मिलते जुलते अर्थ में इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है श्रवण गतिविधि। सेकंड है वाक्यों का श्रुतिलेख। थर्ड है अनुच्छेद श्रुतिलेखी। या फिर लास्ट है लेखन गतिविधि। इसे कहा जाएगा दोस्तों अनुच्छेद श्रुतिलेख कहा जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थियों के समग्र प्रदर्शन और उपलब्धि को दर्शाने के लिए शिक्षार्थियों के सभी अधिगम गतिविधियों और प्रस्तुतियों का अभिलेख रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? फर्स्ट है सतत आकलन। सेकंड है पोर्टफोलियो आकलन। थर्ड है दोस्तों योगात्मक आकलन। फिर लास्ट है अधिगम का आकलन। करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा योगात्मक आकलन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं दोस्तों यह बी होगा, इसमें रिकॉर्ड की बात करें ना, प्रस्तुति का अभिलेख रिकॉर्ड, इसमें बी होगा, पोर्टफोलियो आकलन कहलाएगा। पोर्टफोलियो होता है दोस्तों इसका निर्माण अगर हम सब बात करें तो इसका निर्माण टीचर कर सकता है, बच्चा खुद भी कर सकता है और अभिभावक कर सकते हैं। आपके एग्जाम में काफ़ी बार यही पूछ लेता है कि पोर्टफोलियो का निर्माण कौन कौन कर सकता है। तो आप जानते रहिए पोर्टफोलियो में बालक का रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे बालक मान लीजिए 3 क्लास में है, 3 क्लास में पढ़ रहा है, अब जो 4th क्लास में जाएगा, अब एक टीचर उसे बताने थोड़ी जाएगा कि हाँ बालक किस प्रकार के था कैसा नहीं था। इसके लिए एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। अगली क्लास में जब बालक जाता है तो वही रिकॉर्ड भेज दिया जाता है। उसमें बालक का सभी रिकॉर्ड दर्ज होते हैं, बालक कैसा पढ़ने में है कैसा क्या है। इसलिए दोस्तों पोर्टफोलियो आकलन कहा जाएगा। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, योगात्मक आकलन नहीं होगा। ऑप्शन बी पोर्टफोलियो आकलन कहलाएगा। यहाँ पे आज हम सब 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। 15 क्वेश्चन पेडागोजी से, 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश पद्यांश से किए।
दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेके 2023 तक आपके जितने भी सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। साथ में साथ उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।